मैं रंजन बात कर रहा हूँ। उनका नाम सुनते ही सायशा बहुत नाराज हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से के भाव से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? दूसरी ओर से रंजन ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, सचमुच तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, बड़ों से बात करने का तरीका नहीं जानती। सायशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रंजन ने नाराज होकर कहा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझसे जल्दी आकर मिलो। जवाब में सायशा ने कहा, मुझे आपसे बात करने में या मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेहतर होगा कि आप आइंदा और कभी भी मुझे फोन ना करें। रंजन ने कहा, सुनो, तुम्हारे नाम के आगे जो सरनेम है वो मीरा है। सायशा ने गुस्से में फोन कट कर दिया। उसके सामने मौजूद हर्ष सारी बातें समझ चुका था। हर्ष ने सायशा को समझाते हुए कहा, तुम्हें इस तरह से फोन कट नहीं करना चाहिए था, आखिर वो हमारे डैड हैं। हर्ष की बात सुनकर सायशा ने कुछ सोचा और कहा, इसका मतलब मेरा मोबाइल नंबर तुमने उन्हें दिया था? हर्ष अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही सायशा उस पर बरस पड़ी और उसने नाराज होकर कहा, आज से मेरा तुम्हारे साथ भी कोई संबंध नहीं है, अहलुवालिया फैमिली से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से से छड़ी का सहारा लेकर कॉलेज के अंदर चली गई। हर्ष ने उसे आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन उस वक्त सायशा की नाराजगी को देखते हुए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और वो चुपचाप सायशा को जाते देखता रहा। आज कॉलेज में सारा दिन सायशा काफी परेशान थी। एक तो उसके पाँव में भी मोच और दूसरा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की चोट, दोनों से बहुत तकलीफ दे रहे थे। अपनी क्लासेस खत्म कर वो प्लेग्राउंड एरिया में चुपचाप बैठी हुई थी और अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। और उधर नमन को जैसे ही पता चला कि सायशा के पैर में चोट लगी है, वो उसे ढूंढता हुआ प्लेग्राउंड पहुंचा। उसने देखा सायशा प्लेग्राउंड के किनारे बने बेंच पर बैठकर अपने नोट्स बना रही थी और उस वक्त वो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसे देखकर नमन को अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसने पहली बार सायशा को देखा था और पहली मुलाकात में उसे अपना दिल दे बैठा था। कुछ सोचकर नमन उसके करीब गया और उसके पास बेंच पर बैठ गया। नमन के आने की आहट सुनकर सायशा ने उसकी ओर देखा। नमन के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने सायशा को प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा, तुम अपने लिए हमेशा से ही लापरवाह रही हो, कब सुधरोगी तुम? ये कहते वक्त नमन जैसे ही सायशा के पैर पर टच करने के लिए आगे बढ़ा, सायशा ने अपने पैर को तुरंत हटा लिया और बुक पढ़ने लगी। नमन ने गहरी सांस ली और सायशा को समझने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज सायशा, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। आई स्वेयर, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहते वक्त नमन ने सायशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सायशा ने बुक का पेज पलटने के लिए अपना हाथ हटा लिया। नमन को उसकी खामोशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सायशा, जो कुछ भी हुआ है उसे प्लीज भूल जाओ। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए 99 कदम ले चुका हूँ और बस एक स्टेप की दूरी है हमारे दरमियान। सायशा उसकी बात गौर से सुन रही थी। नमन ने समझाते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं उस 99 कदम के सफर को 100 तक पहुंचाने के लिए फिर से शुरू से शुरुआत कर सकता हूँ। बस कैसे भी करके तुम वापस मेरे पास लौट आओ। प्लीज सायशा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई स्टिल लव यू। सायशा ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखकर कहा, मैं किसी और आदमी के साथ रात बिता चुकी हूँ। उसकी ये बात सुनकर नमन के चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव आ गए। नमन ने तेज आवाज में कहा, सायशा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सायशा ने धीमी आवाज में कहा, जिस रात मैंने तुम्हें और टीना को साथ में देखा था उस रात मैं बहुत टूट गई थी, इसीलिए मैंने वो रात किसी और के साथ बिताई थी। अब मेरा लौट पाना मुश्किल है नमन। उसकी बात सुनकर नमन का खून खौलने लगा और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सायशा ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा हो चुका है। उस रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी दोस्ती और अपनी। वो आगे और कुछ बोलना चाहती थी, इसके पहले ही नमन गुस्से से चीख पड़ा। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम ये सारा झूठ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हो, राइट? सायशा ने नमन की ओर देखकर कहा, हमारा खूबसूरत सफर खत्म हो चुका है और अब हम पहले की तरह अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। बेहतर होगा कि हम बगैर इस बात पर झगड़ा किए अपने अपने रास्ते बदल लें। दुश्मन बनने से अच्छा है हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे कभी परेशान ना करो। नमन सायशा का चेहरा बड़े गौर से देख रहा था और उसका चेहरा देखकर वो अच्छी तरह समझ चुका था कि सायशा जो भी कह रही है वो सच कह रही है। फिर भी उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और उसकी ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुम किसी और के साथ रात बिता चुके हो? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, यस। नमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दांत पीसकर सायशा से बोला, हम दोनों का रिलेशन इतना पुराना था, लेकिन बावजूद इसके तुमने कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया और यहाँ तक कि मुझे एक किस भी नहीं दी। और आज तुम बता रही हो कि तुमने किसी और आदमी के साथ अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई सायशा, बहुत ज्यादा। ये बोलकर नमन गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों आज उसके दिल में सुकून था और वो फिर से अपनी बुक पढ़ने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे। सायशा अपनी क्लास खत्म करके कॉलेज से बाहर आ गई। वो देवा का वेट कर रही थी कि तभी एक व्हाइट कलर की ऑडी कार उसके ठीक सामने आकर रुकी। सायशा कुछ समझ पाती उसके पहले कार से 2 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठाकर वहां से ले गए। सायशा ने उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। कुछ देर बाद वो कार बड़े से बंगलों के अंदर एंटर हुई। ये रंजन अहलुवालिया का बंगलो था। सायशा को गाड़ी से बाहर जबरदस्ती निकाला गया और उसे लगभग घसीटते हुए बंगलो के अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो बंगलो के बड़े से लिविंग एरिया में पहुंची, सायशा ने देखा रंजन सामने व्हील चेयर पर मौजूद थे। रंजन ने अपने आदमियों की ओर देखा और कुछ इशारा किया। उनके बॉडीगार्ड्स ने सायशा को झटके से छोड़ दिया, जिससे सायशा लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी और उसकी पुरानी चोट पर उसे फिर से चोट लग गई। सायशा दर्द से कराह उठी। रंजन ने सायशा को देखा और सपाट लहजे में कहा, चेयर पर बैठ जाओ। सायशा ने नाराज होकर कहा,
आपकी कीमती चेयर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहते हुए सायशा ने दर्द से कराहते हुए अपने पास गिरी हुई छड़ी उठाई और उठकर खड़ी हुई। रंजन ने नाराज होकर कहा, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। सायशा ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और रूखेपन से कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रंजन ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, तुम्हारा अभय खन्ना से क्या संबंध है? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, हमारा प्रोफेशनल रिलेशन है। रंजन ने अपने पास के टेबल पर रखा सिगार उठाया और उसे सुलगाकर सायशा की ओर देखा। फिर उसने कहा, इसका मतलब तुम पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर गई कि तुम्हें अभय खन्ना के पास जाना पड़ा? उनकी ये बात सुनकर सायशा का खून खौलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर उसे प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दे रहे थे। रंजन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें अपनी माँ की अच्छी बातें सीखनी चाहिए थी, ना कि उसकी बुरी बातें। तुमने अपनी माँ की छिछोरी आदतें सीख ली। मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर। सायशा ने अपने बारे में सुनना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी माँ के बारे में सुनना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रंजन की ओर देखकर कहा, छिछोरी आदतों से आपका क्या मतलब है? रंजन के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ को भी अमीर आदमी बहुत पसंद थे और दुनिया जानती है कि उसने मुझ पर किस तरह से डोरे डाले थे। ये कहते हुए रंजन के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल तैर गई थी। उसकी ये बात सुनकर सायशा के बदन में आग लग गई और वो गुस्से से कांपने लगी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कस के बंद की हुई थी कि उसके लंबे नाखून उसे चोट पहुंचा रहे थे। सायशा जब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकी तो उसने आगे बढ़ के रंजन के पास रखा छोटा कॉफी टेबल उठाकर फर्श पर जोर से पटक दिया। टेबल के साथ साथ उस पर रखा कॉफी मग, मोबाइल और आईपैड जैसे ही फर्श पर गिरा, वहां पर एक जोरदार आवाज गूंज गई। सायशा ने रंजन की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, आप जैसे घटिया आदमी के मुंह से मुझे मेरी माँ के बारे में सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी सोच बहुत घटिया है। जहाँ आप रहते हैं वो माहौल भी बिल्कुल घटिया है और मुझे इस घटिया माहौल में दोबारा घसीट कर लाने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, रंजन ने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपने और अभय के बीच एक सीमा रेखा खींच लो, वरना तुम अपने सौतेले बाप का असली गुस्सा देखोगी। उनकी बात सुनकर सायशा ने उनकी ओर देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, मिस्टर रंजन अहलूवालिया, एक दिन आप मेरी ऊंची उड़ान अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे और मैं अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी, आई प्रॉमिस। ये बोलकर वो छड़ी की हेल्प से लड़खड़ाती हुई उस बड़े से बंगलों से बाहर आ गई। उस वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था और उसके पैरों में बहुत दर्द भी था। वो बंगलों से बाहर आकर एक बड़े से पेड़ की छांव में बेंच पर बैठ गई और रंजन की बातों को याद कर रो पड़ी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, एक बार भी उन्होंने मेरे पैर पर लगी चोट के बारे में नहीं पूछा। सारी लड़कियां अपने डैड की लाडली होती है, मेरे पास भी ऐसे डैड क्यों नहीं है? क्यों मैं अपने डैड की लाडली नहीं हूँ? ये कहते हुए उसने अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच छुपा लिया और अपने हाथों का घेरा बनाकर भपक कर रोने लगी और खुद से कहने लगी, आखिर कब तक मुझे इस तरह बेइज्जत होना पड़ेगा, कब तक? ये बोलकर वो रो रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। उसने जैसे ही अपना सर उठाया, सामने अभय मौजूद था। उसने अभय को देखा और सोचने लगी, जब भी मैं किसी तकलीफ में होती हूँ या दर्द में होती हूँ, तब तक ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। उस वक्त वो बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। अभय ने सायशा की आंखों को गौर से देखा। उस वक्त उसकी काजल से सनी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अभय ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और सायशा को पास करते हुए उसने कहा, अपने आंसू पोंछ लो। सायशा ने उसके हाथों से रुमाल लिया और अपनी आंखों को प्रेस करते हुए आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। फिर उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देते हुए कहा, कितनी तेज हवा चल रही है, देखो ना मेरी आंखों से आंसू आने लगे। अभय ने आसपास नजरें घुमाई और सपाट लहजे में उसने कहा, ठीक कहा तुमने, हवा इतनी तेज चल रही है कि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। अभय की बात सुनकर सायशा को अपने कहे शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने अभय की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, तुम इस बात को किसी और ढंग से भी कह सकते थे। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। न जाने क्यों अभय की करीबी सायशा को अपनापन दे रही थी। वो चाह कर भी अपने आंसू बाहर आने से रोक नहीं पा रही थी। उसने अभय की ओर देखकर कहा, क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रो सकती हूँ? अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगा। ये बोलकर अभय ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे खींच कर उठा लिया और कसकर गले लगा लिया। उस वक्त अभय का ऐसा करना सायशा को बहुत अच्छा लगा। उसे अपनापन महसूस हो रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। अभय ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जितना जोर से रो सकती हो रो लो, क्योंकि इसके बाद मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। अभय की ये बात सुनकर सायशा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली कोई रोते हुए इंसान को चुप होने के लिए कहता है, ना ही चिल्लाकर रोने के लिए। लेकिन फिर भी सायशा को उसका ये अजीब बर्ताव भी अच्छा लग रहा था। अभय की गर्म सांसें उसे किसी के करीब होने का एहसास दे रही थी। अभय भी उसके दिल की धड़कनों को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। सायशा को पहली बार अभय की ये करीबी बहुत अच्छी लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल का दर्द कुछ कम हो रहा है। वो आंखें बंद करके उसे सिर्फ फील कर रही थी और अभय का भी कुछ यही हाल था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। वहां से गुजर रहे लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे और जो लोग अभय को जानते थे उन्हें अभय का ये रुख देखकर हैरानी हो रही थी। इन सब बातों से अनजान वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे महसूस कर रहे थे कि तभी वहां एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार गुजरी। वो कार कुछ देर के लिए उन दोनों के पास रुक गई, लेकिन उस वक्त वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय और सायशा एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर अपने ख्यालों में गुम थे। उनके बाद At SBS University,
We don't just educate, we transform futures. With cutting-edge facilities, hands-on learning, and industry-aligned programs, we prepare you for the real world. But it's not just about academics. It's about building a community that supports and inspires you. Your future starts here. Are you ready to take the first step? Apply now. sbsuniversity.edu.in. कुछ पल के लिए रेड कलर की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कुछ देर बाद वो कार पहले से भी ज्यादा स्पीड से वहां से रंजन के बंगलों की ओर चली गई। वहां पार्किंग में वो कार खड़ी हुई और उससे राशि बाहर निकली। अभी अभी राशि ने बंगलों के बाहर अभय की बाहों में सायशा को देखा था और ये बात उसे कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो लगभग दौड़ती हुई रंजन के पास पहुंची। इस वक्त रंजन लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। राशि को देखकर उन्होंने स्माइल किया। राशि उनके पास पहुंचकर हैरान होकर बोली, क्या आपको पता है मैंने अभी अभी क्या देखा? रंजन ने अपनी आवाज सॉफ्ट करते हुए कहा, क्या देखा मेरी एंजल ने? उनकी आंखों में राशि के लिए प्यार के भाव थे। राशि उनके पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसने कहा, मैंने अभी अभी आपकी सौतेली बेटी यानी सायशा को हमारे बंगले के बाहर देखा। डैड, क्या आपको पता है वो बिच किसके साथ थी? ये कहते हुए राशि की आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई। सायशा का नाम सुनकर रंजन के चेहरे का भाव बदल गया। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत के मिले जुले भाव थे। उन्होंने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, राशि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, सौतेली ही सही, लेकिन वो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है। राशि उनकी बात सुनकर नाराज हो गई और उसने गुस्सा करते हुए कहा, डैड, इस जन्म में मैं उसे कभी बहन नहीं मानने वाली और अगर आप मुझ पर इस तरह जबरदस्ती के रिश्ते थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे भी अपने संबंध खत्म कर लूंगी। भूल जाऊंगी कि आप मेरे डैड हैं और मैं आपकी बेटी। रंजन ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम सायशा के बारे में कुछ बताना चाहती थी? राशि ने रंजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो इस वक्त अभय खन्ना के साथ मौजूद है। वो डायन हमारे बंगलों के सामने अभय खन्ना के साथ रोमांटिक पोज दे रही है। बेशरम तो वो थी ही, लेकिन आज पता चला कि वो बदचलन भी है। राशि की बात सुनकर रंजन को अच्छा नहीं लगा। सायशा को लेकर वो पहले से परेशान थे, लेकिन राशि की बात सुनकर वो और नाराज हो गए। उधर राशि अभय के बारे में सोच रही थी क्योंकि अभय उसका पुराना क्रश था। अभय पर मुंबई के अधिकतर लड़कियों का क्रश था, जिसमें से राशि भी एक थी और उसे सायशा को अभय की बाहों में देखना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। और रंजन सायशा के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने खुद से बात करते हुए कहा कि ये लड़की मुझसे बगावत करने के लिए हमारे पुराने दुश्मन अभय खन्ना का इस्तेमाल कर रही है, या फिर मैं ठीक तरह से इस लड़की को कंट्रोल नहीं कर पाया। और उधर अभय सायशा को लेकर खन्ना पैलेस पहुंच चुका था। सायशा के पैरों पर फिर से पुरानी चोट पर लगने की वजह से उसके पैरों में तकलीफ बढ़ चुकी थी और उसकी तकलीफ समझकर अभय ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो सायशा को गोद में लेकर पैलेस के लिविंग रूम के अंदर एंटर हुआ, अमित की नजर उस पर पड़ी। अमित पहले से लिविंग रूम में मौजूद था। अमित ने जैसे ही अपने टीचर को अभय की गोद में देखा तो वो हैरान रह गया। अभय ने अमित की ओर देखा और सायशा के रूम की ओर बढ़ने लगा। अमित कुछ हैरान हुआ और वो भी अभय को फॉलो करने लगा। सायशा के बेडरूम में पहुंचकर अभय ने उसे बेड पर लिटा दिया। अमित भी वहां पर मौजूद था, जो कि हैरानी से अभय का ये नया अवतार देख रहा था। अभय ने अमित की ओर देखकर कहा, तुम्हारी टीचर को रेस्ट की जरूरत है, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम यहाँ आकर उनसे डिस्कस कर सकते हो, ओके? और अपने टीचर को ज्यादा परेशान नहीं करना। ये बोलकर अभय ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और वहां से निकल गया। अभय के बाहर जाते ही अमित ने छोटे बच्चों की तरह उछलकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और सायशा के पास आकर बैठ गया। बहुत देर रोने की वजह से सायशा की आंखें लाल थी और उसकी आंखों में सूजन भी थी। ये देखकर अमित ने परेशान होकर कहा, क्या बात है टीचर, आपकी आंखें लाल क्यों है? क्या मेरे भाई ने आपके साथ कुछ गलत किया है? आप मुझे बता सकते हैं? अमित की बात सुनकर सायशा समझ गई कि वो अभय के बारे में गलत सोच रहा है, इसीलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, अभय ने मेरी कई बार मदद की है। अमित बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचकर सायशा को एम्बैरेसमेंट फील हुई और उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम्हारे एग्जाम्स में केवल 4 दिन बचे हैं, जाओ अपने बुक्स लेकर आओ, हम डाउट्स क्लियर करते हैं। अमित के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई कभी किसी की मदद कर सकता है। और उधर अभय अपने बेडरूम में मौजूद था और वो सायशा के बारे में ही सोच रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और रोजी का नंबर डायल किया। उसके फोन रिसीव करते ही उसने कहा, तुम रंजन शर्मा और हर्षवर्धन शर्मा की जन्म कुंडली निकलवाओ और साथ में सायशा की डिटेल्स पता करो। इन सब की डिटेल मुझे कल मेरे ऑफिस टेबल पर चाहिए। रोजी का रिप्लाई आया, ओके सर। अभय ने फोन कट कर दिया और एक बार फिर सायशा के बारे में सोचने लगा। उसके बारे में सोचते हुए वो अपने बेडरूम की बालकनी में आया और सिगरेट जलाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। तभी उसकी नजर 3rd फ्लोर पर सायशा के बेडरूम पर पड़ी। लाइट अब तक ऑन थी। उसने अपने हाथ में बनती घड़ी में समय देखा। रात के 10 बज चुके थे। उसने खुद से बात करते हुए कहा, रात हो चुकी है, क्या अमित तब तक सायशा से ट्यूशन ले रहा है? मैंने उसे मना किया था कि इस वक्त सायशा को रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी। ये बड़बड़ाते हुए अभय अपने बेडरूम से बाहर निकला और सायशा के बेडरूम की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने धीरे से डोर नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने इस बार थोड़ा जोर से डोर नॉक किया। डोर ओपन होने की वजह से वो अपने आप बेडरूम के अंदर की ओर खुल गया। डोर ओपन देखकर अभय ने धीरे से बेडरूम के अंदर झांक कर देखा। वहां अमित मौजूद नहीं था। इस वक्त सायशा अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी।
उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो अपनी कॉपी में कुछ नोट कर रही थी। अभय की नज़र जैसे ही सायशा पर पड़ी, वो उसे कुछ देर के लिए देखता ही रह गया, क्योंकि इस वक्त उसके लंबे बाल खुले हुए थे और बार बार उसके खूबसूरत चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सायशा पेन से पिछले सिरे को अपने नरम गुलाबी होठ से दबा रही थी। अभय ने एक कुछ सोचा और धीरे से बेडरूम के अंदर एंटर हो गया और चुपचाप सायशा के पीछे खड़े होकर उसकी बुक देखने की कोशिश करने लगा। सायशा को बिल्कुल नहीं पता था कि इस वक्त अभय उसके ठीक पीछे मौजूद है। अभय ने देखा कि सायशा मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अभय कुछ पल ठहर कर उसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद सायशा ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मुस्कुराने लगी। वो अपने बेड से जैसे ही उठने के लिए पीछे पलटी, अचानक अपने सामने अभय को देखकर वो जोर से हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में वो उछलकर बेड के कॉर्नर पर पहुंच गई। इस वक्त वो इतनी हड़बड़ी में थी कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई। वो बेड से फर्श पर नीचे गिरने ही वाली थी कि इतने में अभय स्लाइड करता हुआ पहले ही फर्श पर घुटनों पर आकर बैठ गया और सायशा बेड से उस पर आ गिरी और अभय ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अभय की नजर सायशा पर पड़ी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इस वक्त को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय उसे जितनी बार गौर से देखता, उसे हर बार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मासूम नजर आती। उस पल भी कुछ ऐसा ही था। अभय उसे बगैर पल के झपकाए करीब से देख रहा था और वो गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अभय ने सपाट लहजे में कहा, आंखें खोल सकती हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अभय की आवाज सुनकर सायशा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चटक के खुद को अभय से दूर किया। अभय ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया। सायशा ने आंखें बड़ी कर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? उसके इस सवाल पर अभय जोर से हंस पड़ा और उसने कहा, सचमुच ये तुम्हारा सिग्नेचर डायलॉग है। जब मैं सामने आता हूँ तो तुम हर बार मुझसे यही सवाल पूछती हो। सायशा ने जवाब में हंस दिया। अभय ने सपाट लहजे में उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसके इस सवाल पर सायशा गौर से अभय को देखने लगी। अभय इस वक्त लोअर टी शर्ट में था, लेकिन इस कैजुअल लुक में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बाल हमेशा की तरह जेल से प्रॉपर सेट थे और उसके चेहरे की फ्रेशनेस देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी वो शार लेकर आया हो। एक पल के लिए सायशा अभय की डैशिंग पर्सनैलिटी को नोटिस करने लगी। अभय बेड के सामने रखे चेयर पर बैठ गया। उसकी आहट से सायशा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अभय की ओर देखकर कहा, इस तरह अचानक से किसी के पीछे आकर खड़े हो जाओगे तो कोई भी डरेगा ही ना। जवाब में अभय चुप था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने डोर नॉक किया था लेकिन तुमने सुना नहीं। सायशा ने स्माइल करते हुए अपने सर पर टपली मारी और बेड पर रखा हेडफोन दिखाकर हंसती हुई बोली, दरअसल मैं ये लाउड म्यूजिक सुन रही थी, इसलिए हो सकता है कि मैंने सुना ना हो। अभय ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम बहुत अजीब लड़की हो, म्यूजिक सुनते हुए तुम पढ़ाई कैसे कर सकती हो? जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, मैं ऐसे ही हूँ, एक वक्त पर कई काम कर लेती हूँ। अभय ने